खालिद चिश्ती साहब से जरा आप क्विकली। खालिद साहब सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ और अच्छा। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वो एक चैप्टर अफसोसनाक है जो उनकी शहादत हुई है। हाँ जी, आप ये बताएं कि आप इसको असेस कैसे कर रहे हैं कि अब किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ेगी, और ये जो फ़ज़ाई ताकत है इस वक्त ईरान की, वो लामतनाही है, उसके पास वो जंग जो है तवील अरसे तक जारी रख सकता है। शामी साहब देखिए, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था जो ईरान ने डेवलपमेंट की है जून से लेकर अभी ये 7-8 महीनों में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया ड्रोन्स पर और सरफेस टू एयर मिसाइल पर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर। इन्होंने अपने जो मिसाइल वेपन सिस्टम है, क्योंकि एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, इनके जो बुनियादी तौर पर मिग 29 है बहुत ऑब्सलीट है, फैंटम F4 ये बहुत पुराने हैं, ना उड़ने के बराबर है। अगर उड़ेंगे भी तो जाहिर है इसराइल पर हमला करने की सलाहियत नहीं रखते, और रखते तो रास्ते में इनको बहुत सारे दूसरे मुल्क इंटरसेप्ट कर लेते। तो इसलिए इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर नहीं आ रहा। एयर डिफेंस सिस्टम तो सप्रेशन कर देता है जी अमेरिका, बिल्कुल उसके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर लेते हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन ईरान बुनियादी तौर पर क्या कर रहा है, एसिमेट्रिक एस्केलेशन की तरफ ही जा रहा है एज ए स्ट्रैटेजी। और एसिमेट्रिक एस्केलेशन इसके बाद चॉइस ही नहीं है सिवाय ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, और ये जो समंदर की तरफ जो ऑपरेशन कर रहा है इसके पास यही फ्रंट है। ये जो पहला उसने सदमा ले लिया है, हिट बैक ले लिया है लीडरशिप एलिमिनेशन के बावजूद। मैं अर्ज करता चलूं, मैं इनकी लीडरशिप को क्लोजली देख रहा था कि सक्सेशन बहुत स्ट्रांग है इनके अंदर, कि अगर लीडर ड्रॉप हो तो नेक्स्ट टेक ओवर ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसीलिए आपने देखा स्मूथ टेक ओवर हुआ है। चेन ऑफ कमांड जो है वो अभी कमजोर नहीं पड़ी, उसमें रखना नहीं पड़ा। नहीं शामी साहब, चेन ऑफ कमांड इनमें रखना भी नहीं पड़ा, और जो इनकी सेंट्रल है बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग और टारगेटिंग स्ट्रेटजी और वॉर प्लान, लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी और मैनिफेस्टेशन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी ये पहली दफा हुक्म हो जाता है जब टारगेट एग्री कर जाते हैं तो पूरे मुल्क में जो फैला हुआ इनका 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उनके जितने कमांडर लोकल होते हैं फिर वो जंग अपने तरीके से लड़ते हैं, यानी वो अपनी तरफ से लॉन्चिंग करेंगे एज पर देयर ऑर्डर्स। चिश्ती साहब इसीलिए आप देख लें। जी 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 हाँ जी जी, तो मैनिफेस्टेशन आप इसलिए देख रहे हैं कि ये मिक्स एंड मैच वेपन्स इस वक्त फायर कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट मुझे लगता है इसराइल को देनी पड़ेगी। मैं क्विकली आपको लास्ट वॉर से इसकी स्ट्रैटेजी पे ब्रीफ कर देता हूं कि लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था कि शुरू में मिसाइल फेंके, वो पुराने थे, ऑब्सलीट थे, आउटडेट होने वाले थे, लेस एक्यूरेट थे। तो चंद दिन में जब वो गए तो इसराइल ने अपने बेस्ट वेपन पैट्रियट फायर किए उन पर, विदाउट नोइंग कि ये तो वो वॉर के हेड्स के साथ नहीं आ रहे जिनकी लिथैलिटी इतनी ज्यादा है। तो बाद में ईरान ने कुछ दिनों बाद ज्यादा लीथल अपने जो इनके अल-फतेह वगैरह थे वो फायर किए, जिन्होंने उनके मोसाद हेडक्वार्टर को हमला किया, आइजर वाइजमैन एकेडमी को हिट किया, फिर उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को हिट किया। जब तक उनको ये समझ आई कि ईरान ने हमारे साथ क्या स्ट्रैटेजी लड़ी है, तो उनको राशनिंग करनी पड़ गई थी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। अब मैं देख रहा हूं पैटर्न, जो 2-3 दिनों से मैंने उनके मिसाइल की फायरिंग देखी है, जो जिस तरह ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ उनके मिसाइल अभी हैं जो लेस एक्यूरेट है, यानी वो जनरल एरिया है, डिस्ट्रप्शन है, फियर है, खौफ पैदा करने के लिए। लेकिन कुछ उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो बिल्डिंग पर मारा है, वो मुझे लगता है वो लेटेस्ट उनका था, वो जिसको खैबर शिकन कह रहे हैं, जो ऑलमोस्ट एडवांस वर्जन है अल-फतेह 3 की। तो मेरा ख्याल है ये मिक्स एंड मैच इस दफा कर रहे हैं, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट को मिक्स करके भेज रहे हैं, ताकि जिस टारगेट को उन्होंने ज्यादा एक्यूरेट करना होता है, और इसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं शामी साहब रिएक्शन डेलमा क्रिएट करना। यानी रिएक्शन डेलमा का मतलब ये है कि उनके एयर डिफेंस को कंफ्यूज कर दिया जाए कि कौन सा प्रेफर्ड किस्म की मिसाइल है जो ऑप्शन है, या ज्यादा लीथल और एक्यूरेट है, और कौन सा एक जनरल एरिया डिस्ट्रक्शन के लिए मिसाइल आ रहा है। इसका एंड क्या देख रहे हैं चिश्ती साहब, और कितना मतलब अरसा आपको लगता है कि ये एस्केलेट होंगे मामला, और कौन बीच में पड़ के इसको हल करा सकता है फौरी तौर पे? देखिए, फौरी तौर पर तो चाइना और रशिया के स्टेक सबसे ज्यादा होने चाहिए, और इसकी वजह यह है कि मैं अक्सर यूज करता हूं कि लास्ट ये कंट्री भी लास्ट है स्टैंडिंग, और आयतुल्लाह खामनाई वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब अगर आप विजुलाइज करें इस दुनिया के एरिया में जहां पे एक वाहिद यही शख्सियत और यही मुल्क है जो स्टैंड किए हुए हैं, बाकी तो ऑब्वियसली या तो फैसिलिटेशन कर रहे हैं, या सिंपथाइजर हैं, या अलायंस में अमेरिका के साथ। तो एक और तरह का दुनिया हो जाएगी अगर ये प्रेशर भी खत्म हो जाए। अगर ये खुदा न खास्ता हटती है तो आप अफगानिस्तान में इंडिया वर्सेस इजराइल का क्लाइमेट ऑलरेडी देख रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ 52 जगहों पर जो हमला कराया था वो इंडिया और इजराइल के कहने पर तालिबान ने किया था। सही। तो फिर कौन सा मुल्क होगा जो हर्डल क्रिएट करेगा? अब आते हैं कि कब तक करेंगे। ये पहला राउंड अगर ये बर्दाश्त कर गए, जो कि कर रहे हैं इस वक्त, रेजिलियंस बहुत दिखा रहे हैं। मैं जितना इनका सिस्टम सेट कर पाया हूं, इन्होंने बहुत ज्यादा टनल्स, हाइडवेज बनाए हुए हैं अपने मिसाइल वेपन सिस्टम के। ये रिटेलिएट करेंगे
और वो जो रिटेलिएट करेंगे वो मुझे लगता है दुनिया की खास तौर पर और इन मुल्कों की दोनों की बिल्कुल पर्टिकुलरली इजराइल की और अमेरिका की ओपिनियन बदलेगी जब लोगों की, तो फिर जंग की तरफ लोग पड़ेंगे और ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाएंगे। और आखिरी बात, पिछली दफा भी आपने देखा था इजराइल में जो बॉम्ब गिरे थे, इनके जाकर वेपन्स गिरे थे, इजराइल की सड़कों पर तलवी में मुजाहरे शुरू हो गए थे जंग के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों ने जंग की ये नौबत, ये जंग की मिसाइल अपने ऊपर किस तरह गिरते हैं, राशनिंग खुराक की और मेडिकल की किस तरह की जाती है, वो तो देखा ही नहीं था। तो प्रेशर वो लेने की दोनों कौमें आदत नहीं है। ठीक है, और फिर बंकरों में छुपकर उन्होंने पनाह ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपका।